बेहतर करने के लिए आप अपनों से हाथ मिलाने के तैयार नहीं। ये तो तयशुदा बात है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज पेशावर में होने वाली एपेक्स कमेटी के इजलास में तो शिरकत नहीं की। ताहम APC जो कि 7 फरवरी को होने जा रही है, उसमें शिरकत के हवाले से हतमी फैसला कल होगा। असद उमर ने आज जो इशारा दिया है उससे तो लग रहा है कि शायद PTI शिरकत ना करे, लेकिन हतमी फैसला कल इमरान खान ने मुशावरत के लिए पार्टी के सीनियर रहनुमाओं को लाहौर जमान पार्क में बुला लिया है। अब नाज़रीन, दूसरी तरफ हम बात करेंगे इस पर। वज़ीर-ए-आज़म आज शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी उनकी टोन सख्ती तहरीक इंसाफ के हवाले से, एक तरफ वो दावत भी दे रहे हैं, इंगेज करना भी चाह रहे हैं, साथ ही साथ वो तनकीद भी कर रहे हैं। तो इस माहौल में क्या एक अब कोऑपरेशन का माहौल पैदा हो सकता है कि सब इत्तफाक़ के राय से मुल्की मसाइल का कोई हल ढूंढ सकें? और नाज़रीन, इस ब्लेम गेम के अंदर तो ज़ाहिर बात आगे बढ़ना मुश्किल है, लेकिन एक चीज़ आज जो हुई बड़ी इंटरेस्टिंग, जिस पे नज़र किसी की कमी गई है, वो ये है कि इलेक्शन मुलतवी करवाने के हवाले से जो प्लान था PDM का, जिस तरह से दोनों गवर्नर्स ने, पंजाब और KP के गवर्नर्स ने इलेक्शन करवाने से माजरत कर ली थी, तो अब लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो समाअत हुई है PTI की पिटिशन पे, उसमें लाहौर हाई कोर्ट ने बड़ा क्लियर कर दिया। उन्होंने कहा जी इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, 90 रोज़ के अंदर। इस पर 7 रोज़ के बाद जवाब तलब कर लिया है और 9 तारीख को अगली समाअत होनी है। कभी इम्कान इस बात का है कि लाहौर हाई कोर्ट कह दे, इलेक्शन कमीशन को पाबंद कर दे कि वो 90 रोज़ के अंदर अंदर ही इलेक्शन का शेड्यूल जारी करे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़। और नाज़रीन, IMF की जो शराइत हैं उन पर अमल दरामद शुरू हो चुका है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आज जो हुई है वो ग्रेड 17 से ग्रेड 22 के अफसरान के लिए ये नोटिफिकेशन आ गया वजारत ख़जाना का कि वो अपने असासे डिक्लेयर करें। कोई भी जो अफसर है ग्रेड 17 से ऊपर का, वो बेनामी अपने असासे नहीं बना सकता। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, लेकिन देखना है कि ये तमाम के अफसरान के ऊपर वो किसी भी सिविल और जुडिशल या फिर जो आर्मी से तमाम के ऊपर इसका इतलाक होगा या फिर सिर्फ इसका सिविल ऑफिसर्स के ऊपर इसका इतलाक होगा। और नाज़रीन, शेख रशीद के खिलाफ मुकदमात एक पे एक दर्ज हो रहे हैं। आज़म सवाती वाला रिपीट टेलीकास्ट हो रहा है, मरी के अंदर मुकदमा, कराची के अंदर मुकदमा, शायद उन्हें फिराया जाएगा पहले मरी और फिर कराची के अंदर। इसके अलावा नाज़रीन, हम बात करेंगे इमरान खान के हवाले से कि उन्होंने 33 हल्कों से इलेक्शन लड़ने का जो फैसला था उस पर अब लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी राय चेंज कर रही है, फैसला चेंज कर रही है। और इमरान खान 33 हल्कों पर शायद इलेक्शन अब नहीं लड़ेंगे, बल्कि जो कैंडिडेट्स थे वो खुद ही इलेक्शन लड़े। क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि ये जो फैसला हुआ है ये नाअहली के डर की वजह से हुआ है। चूँकि मुबैना बेटी का जो मामला है उस पर जो बयान अल्फी है उस पर असरअंदाज हो सकता है। तहरीक इंसाफ पटिशन अपनी में ये पोजीशन इख्तियार की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर कि अब चूंकि मैं MNA नहीं, पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं, तो मेरे ऊपर इस केस का इतलाक अब नहीं होता है। इस केस को ना सुना जाए तो अगर वो दोबारा इलेक्शन लड़ते तो कागजात नामजदगी के अंदर कुछ ना कुछ डिक्लेयर करना पड़ेगा, वो उनके लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। तो इसलिए शायद इलेक्शन वो नहीं लड़ रहे। ये तमाम मौजूद आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है एक ज़बरदस्त पैनल है सीनियर जर्नलिस्ट का। हमें सलीम बुखारी साहब ज्वाइन कर रहे हैं, आमिर जाद साहब ज्वाइन कर रहे हैं और सना भुजा साहब ज्वाइन कर रही हैं। तीनों ही पाकिस्तान के नामवर साफ़ी हैं। और प्रोग्राम में आगे चल के हम असद कैसर साहब के साथ भी बात करेंगे कि उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शिरकत कर रही है नहीं कर रही, और आज एपेक्स कमेटी के इजलास में क्यों नहीं गए, और 33 हल्कों के हवाले से भी हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि तहरीक इंसाफ क्यों ये फैसला तब्दील हुआ इमरान खान के 33 हल्कों से इलेक्शन लड़ने का। पहले ज़रा बात करते हैं APC के हवाले से कि उसमें आज एपेक्स कमेटी के अंदर तो नहीं गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, लेकिन APC के हवाले से कल फैसला होना है। क्या कहेंगे सलीम बुखारी साहब? आज तो PTI ने शिरकत नहीं की, लेकिन जो वज़ीर-ए-आज़म की टोन थी उससे लग नहीं रहा कि गवर्नमेंट भी संजीदा है उन्हें अपने साथ बिठाने के हवाले से, उन्हें इंगेज करने के हवाले से। लगता है कि वो कोई पॉइंट स्कोरिंग के लिए ही एक फर्जी सी दावत दे दी गई। मैं आपको सुना दूं तो प्राइम मिनिस्टर की टोन क्या थी इमरान खान के हवाले से, तहरीक इंसाफ के हवाले से, ज़रा सुन लें। जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर जुल्म सितम का बाजार गर्म कर रखा था, उनको तो सेटल करने के लिए आप आगे बढ़े हैं और मुल्क की तकदीर को बेहतर करने के लिए आप अपनों से हाथ मिलाने की तैयार नहीं। इस तरह की जो डबल स्टैंडर्ड वो नहीं चलेंगे। मैंने एक पार्टी के जो लीडर उनको भी इन्वाइट किया है जो मेरे साथ हाथ मिलाना गवारा नहीं करते। मुझे उम्मीद है आगे से नफी में जवाब नहीं आएगा। इसके अलावा KP पुलिस को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा शदीद तनकीद की गई। सलीम बुखारी साहब, लग रहा है आपको कि तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब इस APC के अंदर शिरकत करेंगे? क्योंकि जिस तरह असद उमर को मैं सुन रहा था वो तो कह रहे थे भाई गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, बड़ा मुश्किल है ऐसा होना। बहुत शुक्रिया आपका सबर, बहुत दिनों के बाद आपने याद किया है। गुजारिश ये है कि ये एक अपॉर्चुनिटी थी मेरे ख्याल से कि अगर इमरान खान साहब इसमें शिरकत पर आमादा हो जाते या अपनी रिप्रेजेंटेशन के लिए किसी को भेज देते, तो ये जो ड्रामा कहा जा रहा है कि हुकूमत ड्रामा कर रही थी उनको बुलाने का, कम से कम वो ड्रामे का भांडा तो फूट जाता ना बीच चौक में।
लेकिन खान साहब चूंकि अपनी एक जिद और अपनी अना के ऊपर तसलसल के साथ कायम है कि मैं इन चोरों के साथ नहीं बैठूंगा, इन डाकुओं के साथ नहीं बैठूंगा, बावजूद इसके कि चोरों और डाकुओं की तादाद खुद उनकी पार्टी में भी माशाल्लाह कम नहीं है और इसके लिए भी किसी सबूत की ज़रूरत नहीं है। मुकदमा फिर से खुलने शुरू हो गए, आपने सुन लिया होगा, मालूम जब्बा का मामला फिर खुल रहा है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी थी जो ज़ाया कर दी गई। और एक अपॉर्चुनिटी अभी और है कि जो APC की कॉल है उसके अंदर आप जाइए, आप जाके अपना पॉइंट ऑफ व्यू ठोस तरीके से पेश करें वहाँ। इफ़ यू हैव ए केस एंड यू थिंक यू हैव ए केस, तो आप जाके उस प्लेटफॉर्म के ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू धड़ल्ले के साथ बोलें। किसी के साथ हाथ मिलाने की जरूरत नहीं है आपको। आप अपने पोडियम से जब आपकी बारी आए, आप अपने स्पीकर के ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपनी पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू बयान कीजिए, कोई रोक नहीं सकता आपको। एक वीडियो लिंक पे भी शरीक हो सकते हैं सर। फिर वही बात है कि वहां डिस्कस क्या होना है, मैं अर्ज करूं, वहां डिस्कस क्या होना है? वहां डिस्कस वो होना है जो खान साहब की एक कंसिस्टेंट पॉलिसी रही है। देखिए, जब रियासत पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान के मुज़ाकरात TTP के साथ ख़त्म हो गए तो KPK की हुकूमत ने खान साहब की हदायत के मुताबिक उनसे मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रखा। न सिर्फ सिलसिला जारी रखा बल्कि उनकी बेपनाह शराइत मान ली गई। वो शराइत की मैं अगर तफसील बयान करने बैठूँ तो आपको हैरत होगी। उसके नतीजे में ऐसे लोग जो दहशतगर्दी के मुकदमात में सज़ा याफ्ता थे, कुछ को सज़ाए मौत हो चुकी थी, कुछ को उम्र कैद की सज़ा हो गई थी, वो खान साहब ने आरिफ अलवी साहब से हदायतनामे के तहत उनको बरी करवाया, उनको छोड़ के वापस महफूज तरीके से पहुंचाया गया। फिर उसके बाद उनको पाकिस्तान में आने जाने की खुली छूट दी गई, जिसके नतीजे में आपने देखा कि पेशावर के अंदर इस तरह के फैसले तो इस तरह के स्ट्रेटेजिक फैसले तो खान साहब ने अकेले नहीं किए होंगे। ये इस लेवल के फैसले तो रियासत के होते हैं, उसमें फिर तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेके इस तरह के बड़े फैसले किए जाते हैं। समर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन अगर आपने फैसले किए थे तो ओनरशिप तो लेना उसकी, बताए ना वहां जाके किसने करवाया थे, खोले ना राज उन सबके। एक दूसरी बात यह है कि देखिए, इस वक्त ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है उनके खिलाफ कि जी ये सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं TTP के लिए। दिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू टेल द एंटायर पॉलिटिकल एलीट एंड एंटायर मिलिट्री एलीट कि नहीं जनाब, ये सब बकवास है, ये सब झूठ है, ऐसा नहीं है। आप मौका भी खो रहे हैं, साथ साथ बैक चैनल से आप इसी हुकूमत के साथ बातचीत करते भी रहे हैं और करना भी चाहते हैं। आपको याद है अलवी साहब ने जो चैनल इस्तेमाल किए थे उसमें आर्मी चीफ जो जिससे सख्त नाराज थे खान साहब, उनके साथ एक मीटिंग हुई ना ईवान सदर में। तो जो दोस्त, जो लोग पॉलिटिकल राइवल्स होते हैं या विलन्स होते हैं, अगर आपने अपनी पॉलिटिकल जो आपका ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करना है, अगर आप साबित करना चाहते हैं कि आपका स्टांस ठीक था, तो ऐसे मौकों को तो ज़ाया नहीं किया जा सकता। जहां तक ताल्लुक है ये कि विच हंट शुरू है, ये विच हंट आज थोड़ी शुरू हुई है। ये रवाज किसने डाला है? ये किसने कहा था सारे अपोजिशन लीडरों को जेलों में डालूंगा, जेलें भर दूंगा? लेकिन सर वो एक माहौल बनाने के लिए जरा एक जैसे फिर गवर्नमेंट को भी देना पड़ेगा, के लिए कमरा तैयार हो रहा है सर, वो कंडूसिव एनवायरनमेंट तो फिर एक बनाना पड़ता है ना मुज़ाकरात के लिए, बातचीत के लिए। इट हैज टू बी बोथ वेज। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, समर, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग दोनों तरफ से होगी, एक तरफ से नहीं होगी, ना कभी हुई है। सर जो गवर्नमेंट में बैठे ज्यादा जिम्मेदारी तो उन्हीं की बनती है। जिस तरह शेख रशीद को फिराया जा रहा है शहर शहर, आज इस्लामाबाद में बताया जा रहा है मरी भी उनके खिलाफ FIR होगी, वहां लेके जाएंगे, फिर कराची भी लेके जाएंगे उन्हें। तो ये तमाशा तो फिर वही लगा दिया आजम जवाती वाला, वो रिपीट हो रहा है सारा कुछ। देखिए उसमें भी फायदा कुछ नहीं हुआ था, बदनामी हुई थी। देखें नहीं, बदनामी तो बिल्कुल हुई थी, लेकिन मुझे जरा आप ये बताइए कि मुकाफाते अमल किसको कहते हैं? किसने बाप के पास बैठी हुई बेटी को जेल से पकड़ा था? कौन फजयाल तारपुर को अस्पताल के ICU वार्ड से ले आया था? ये रवायतें आपने खुद डाली हैं आप अभी। और उनको तो जितने लोगों को जलील किया गया जेलों में, सालों सालों, महीनों महीनों, उनमें से तो कोई नहीं आया तस्वे बहाता हुआ बाहर। उन्होंने तो ओनरशिप ली, यहाँ तो 4 चक्कर नहीं लगाया अभी 2-2 दिन के। तो हाल ये है कि आंसू रुकते नहीं है। यही इसी को कहते हैं कि जब आप बरसरे इक़्तिदार हो उस वक्त आने वाले वक्त के बारे में सोचें। ठीक है आमिर ज़ा साहब, ये एक अच्छा मौका नहीं है कि इमरान खान भी बैठे आके, या फिर उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है तहरीक इंसाफ का, असद उमर ने आज एक्सप्रेस किया, हतमी फैसला अलग कल होना, लेकिन वो क्या ये रहे कि जिस तरह से विच हंट शुरू है, गिरफ्तारियाँ शुरू है, पकड़ दकड़ हो रही है हमारे रहनुमाओं की, मुमकिन नहीं है कि इमरान खान उसमें शिरकत करें। लेकिन आज एपेक्स कमेटी का इजलास था, अवामी तहरीक इंसाफ नहीं गई, बाइकआउट किया, उसका इंपॉर्टेंट मैटर था ये। समझ, एक तो पॉलिटिकली करेक्ट पोजीशन होती है जो कि बुखारी साहब बयान कर रहे थे कि अगर ये मुल्क नॉर्मल तरीके से चल रहा होता, नॉर्मल हालात होते, तो यकीनन शरीक होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो है, जैसे कि आपने उसमें कहा कि जी
कंड्यूसिव हालात पैदा किए जाते हैं। उसमें सबसे बड़ी बात तो जो मुझे इतराज है वो ये कि एपीसी क्यों हो रही है इस मुल्क में, पार्लियामेंट को अज़्वे मुअत्तल क्यों बना दिया गया है, क्यों? अब तो बकौल आपके ठीक है अपोजिशन भी है, भारतीय अपोजिशन इसके खिलाफ आपके पास है कौमी असम्बली में, कम से कम आप वहां पर ये पहली चीज डिस्कस होनी चाहिए थी। हमारे यहाँ पार्लियामेंट से बाहर क्यों जाया जाता है? और इसको जो है मतलब मेरे ख्याल में इमेज बिल्डिंग के लिए हमेशा से इस्तेमाल किया गया। अब इस पूरी चीज को कि जिस तरह से आपने भी सुनाया भी, उनका साउंड बाइट सुनाया शहबाज शरीफ साहब का, तो उसके अंदर भी मतलब है वो तानाजनी ज्यादा थी और एक जो सिंसियर वो होते ही दावतनामा होता है कि हालात के इतने सेंसिटिव हैं, इतने मुश्किल हैं कि जिसके अंदर जो है आपको ये फैसला करना है, तो वो आपको होते हुए नजर नहीं आ रहे। तो मैं नहीं समझता कि इमरान खान का एक कंसिस्टेंट पॉलिसी है उनकी, उसमें बहुत सारे लोग इतराज करते हैं कि जी नहीं उनको हाथ मिलाना चाहिए, और लेकिन उनके जो उनके सपोर्टर्स हैं खुद उनका एक अपना मौकफ है कि जनाब जिनको वो समझते हैं बकौल उनके कि मुबैना तौर पे वो चोर हैं या जिन्होंने मुल्क को लूटा है, उनसे हाथ नहीं मिला रहे वो। अच्छा, तो यही फर्क है एक जो हमारा रिवायती सियासतदान उसमें और इमरान खान में। वो चीज आपको अच्छी लगे बुरी लगे, लेकिन ये इमरान खान है और आपको मतलब है वो ऐसे ही काम करेगा, इसी तरह चलेंगे वो, तो ये इसके अंदर कोई इतनी बड़ी बात जी। वैसे मेरी राय में तो अगर वो वीडियो लिंक पे खिताब करते हैं, सबको एड्रेस भी कर रहे होंगे, उनका लाइव भी जा रहा होगा हर जगह पे एपीसी से खिताब, और किसी से हाथ भी नहीं मिलाना पड़ेगा, मेरे से विन विन सबसे बेहतर ये हो सकता है कि वीडियो लिंक पे आ जाए, ना जाए वहाँ पे, चले उनकी टांग भी जख्मी है, वो निकल भी नहीं रहे जमान पार्क से बाहर, तो ये उनके लिए बड़ा अच्छा हो सकता है। हाँ, ये समझ बिल्कुल नुक्ता नजर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि तकलीफ हो सकती है, लेकिन ये भी है कि नहीं उनको टेररिज्म पे जो बात करनी है वो जो हमेशा वीडियो लिंक पे पूरी कौम से खिताब करते हैं वो भी कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त जो है मतलब एपीसी में खिताब करें वो टीवियों पे भी, टेलीविजन स्क्रीन पे भी आ जाएगा और वहां भी होगा, सब देखेंगे, सब सुनेंगे, जो बात होगी वहां पे। सना बुचा साहिबा, ये जो अपॉर्चुनिटी एक आ रही है हमारे पास, बड़े अरसे से कोशिश हो रही थी कि तमाम जो पॉलिटिकल की स्टेक होल्डर्स हैं वो बैठें आपस में, पाकिस्तान के मसाइल का हल तलाश करें। अब ये जो पेशावर का सानिया हुआ उसके बाद एक माहौल बन रहा है कि एक कोशिश हो रही है, एफर्ट हो रही है कि तमाम की स्टेक होल्डर्स बैठे, हमारी मुआशी सूरत हाल इतनी ज़्यादा ख़राब होती चली जा रही है कि उसे रिकवर करना शायद ताख़ीर कर दें तो रिकवर करना मुश्किल हो जाए। जो हमारी सिक्योरिटी सूरत हाल है वो आपने देख लिया कि वो बहुत ख़राब है। तो ऐसे में ये जो ऑफ़र गवर्नमेंट की तरफ से आई है, इमरान खान साहब को अब संजीदा कोशिश लग रही है इंगेज करने की ही, या फिर एक दावत दे दी, नहीं आए, बाद में उन्हें तानाज़नी करते रहेंगे, गंदा करते रहेंगे, भाई देखिए हमने बुलाया था नहीं आए? जी सना साहबा। सना साहबा को आवाज़ नहीं जा रही, दोबारा उनसे रब्ता करेंगे। अब जो मामला है इसमें हम कोशिश करेंगे असद कैसर साहब से हमारा रब्ता भी हो, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो दावत दी गई या नहीं दी गई आज की एपेक्स कमेटी के इजलास में शिरकत के लिए, और आगे भी एपीसी के हवाले से फैसला बताया जा रहा है कि कल होना है, और कल इमरान खान ने तमाम लीडरशिप को बुला लिया है। लेकिन जो पहले एक मौक़िफ़ आया था परवेज़ खटक साहब का, वो तो कह रहे थे कि हमें दावत ही नहीं दी गई किसी तरह की। असद कैसर साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि दावत दी गई या नहीं दी गई, फैसला क्या होगा। असद कैसर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। असद कैसर साहब जी, असद कैसर साहब से रब्ता नहीं हुआ दोबारा। सना बुचा साहब बताइएगा कि ये जो अपॉर्चुनिटी आ रही है हमारे पास, दोबारा से सवाल में दोहरा रहा हूँ, पहले शायद अब तक आवाज़ नहीं पहुँची थी, कि जो मौका मिल रहा है, बड़े टाइम से कोशिश हो रही थी, खान साहब के दौर से बल्कि ये कोशिश हो रही है, तमाम स्टेक होल्डर्स बैठे हैं पॉलिटिकल, पाकिस्तान के मसाइल का हल तलाश करें। ये जो एपीसी हो रही है अब, इसमें खान साहब आपको लग रहा है कि बैठेंगे, या फिर ये जो गवर्नमेंट ने जो दावत दी है ये भी एक पॉलिटिकल स्टंट था कि दे देते हैं दावत, नहीं आएंगे बाद में गंदा करेंगे, देखें मुल्की मसाइल के साथ इनको दिलचस्पी कोई नहीं है। जी सना साहब। देखिए, जिस दिन आप मुल्की और कौमी मसाइल के ऊपर, जी मैंने कहा जब एक दिन जिस दिन आप मुल्की और कौमी मसाइल पर बैठ के बात करना चाहते हैं, कोई कंसेंसस बिल्ड करना चाहते हैं, तो उस दिन पार्लियामेंट लॉजेस को खाली नहीं कराया जाता। उस दिन फिर लेट्स नॉट प्ले गुड कॉप बैड कॉप एट द सेम डे। आप अगर आला ज़रफ़ी का मुजाहरा कर रहे हैं तो फिर ऑल अराउंड कीजिए। आप जब अपोजिशन में थे तो याद रखिए कि आपके साथ जो हुआ वो गलत था, बिल्कुल सरासर गलत था, हम सब ने उसको कंडेम किया। आज ये कह देना कि हमने 15-20 किलो हेरोइन तो नहीं डाल दी है, डजंट सेव यू, डजंट गिव यू ग्रेस। आपको ग्रेसफुल रहना चाहिए ऐसे मामलात में, और मकाफात अमल तो वो होता है जी जो हम अपना मामला अल्लाह के पास छोड़ देते हैं, फिर वो अल्लाह ताला देखने वाला है कि क्या करेगा। ये जो एक दूसरे पर बदला लेते हैं इसको मकाफात अमल नहीं कहते, इसको इंतकाम कहते हैं।
और दूसरी बात ये कि मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब को एक तो इनविटेशन देने के लिए ये कहना चाहिए कि इमरान खान साहब खिताब कर लीजिए हमसे, फिर वो आ जाएंगे। उनको बोलिए इमरान खान साहब कौम के वसीतर मफाद में, अवाम के वसीतर मफाद में ज़रा आइए और खिताब कर दीजिए, हम आपकी बातें सुनना चाहते हैं। अगर आप खिताब करने को कहेंगे वो ज़रूर आ जाएंगे। लेट हिम कम विद हिज होल बैंड बाजा बारात एंड ही विल कम एंड ज़रूर आपसे बात कर लेंगे। अगर आप उनको कहेंगे आइए डिस्कशन करें, हमारे साथ एक टेबल पर बैठे हैं, तो नो, चीफ गेस्ट बुलाएं उनको, उनका खिताब विताब चलाएं, फिर वो आएंगे। लेकिन ये जो अपॉर्चुनिटी है क्या ये मिस करनी चाहिए हमें? आपने बात की गवर्नमेंट का भी ये रवैया ठीक नहीं है। ये कोशिश पिछले 5 साल से हम देख रहे हैं हो रही है। खान साहब के दौरे हुकूमत में भी कोशिश होती रही, नहीं इस पर कोई नताइज निकल सके। खान साहब ने कहा मैं नहीं बैठूंगा इनके साथ, अब फिर से कोशिश हो रही है। अब वो अपोजिशन में मुज़ाकरात की कोशिश भी वो करते रहे, उनके लिए भी मौका अच्छा नहीं है कि वो आएँ, बैठे और मुज़ाकरात करें, एंगेज करें, इलेक्शन का मसाइल की बात, इलेक्शन के बारे से बात हो, दीगर मसाइल के बारे से बात हो। खान साहब के लिए भी एक मौका नहीं है ये? आई डोंट थिंक इमरान खान साहब इज़ नॉट द काइंड जी कि वो पोजीशन ऑफ वीकनेस से गुफ्तगू करेंगे। ये ख्याल, मेरा ख्याल है आपको भी पता होना चाहिए, हमें भी पता है कि इमरान खान साहब फ्रॉम पोजीशन ऑफ वीकनेस तो बात नहीं करेंगे। वो जब बात करेंगे कि जब वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में होंगे, वो तो होगा नहीं क्योंकि वो हुकूमत में है नहीं, और इसलिए वो आके नहीं बात करना चाहते आपसे, इसलिए वो बार बार दूसरे इदारों को घसीटते हैं पूरे मामले में, क्योंकि वो नहीं समझते कि आप इस काबिल हैं कि वो आपसे बात करें, यानी कि ये हुकूमत इस काबिल है। दूसरी बात ये कि देखिए, हम कोई कंसेंसस हो ना हो, नेशनल एक्शन प्लान पर भी कंसेंसस हुआ था ना, इंप्लीमेंट तो नहीं हुआ। जब तक फैटिफ ने आपके कान शान नहीं खींचे, आपने तो अमली दरामदी नहीं किया, आपने तो लोगों को पकड़ धकड़ भी नहीं की। तो यहाँ पर अगर मामला वाकई दहशतगर्दी के खिलाफ मुकदमात बनाने से, दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने पर है, अगर वाकई बागियों को अपने पार्लियामेंट से छांटा छांटी करके जो अरेस्ट करवाने हैं, वो अरेस्ट वाकई बुनियादी तौर पर आप तालिबान के करें या तहरीक तालिबान के, दाइश के करें, तो समझ में आती है। मुझे ये समझ में नहीं आती कि शेख रशीद साहब तो इतने भी इंपॉर्टेंट नहीं थे कि जब हम कहते थे फलां शेख रशीद साहब ने ये बात की तो कहते थे वो तो जोकर है, उसकी कौन सुनता है, वो आप किसके बारे में सवाल कर रही हैं, मैं तो उस बात पर सवाल का जवाब भी नहीं देना चाहता, ये कहते थे ना। तो अब ये शेख रशीद साहब एकदम से इतने जबरदस्त, इतने रेलेवेंट क्यों हो गए हैं कि आप एक दूसरे को दे रहे हैं तोहफे में, 2 दिन आप रख लें, 2 दिन फिर मरी भेज दें, फिर 2 दिन यहाँ पे रह लें। मतलब उन्होंने इससे भी सख्त गुफ्तगू पहले भी की हुई है और उनको नहीं करनी चाहिए। हम सबको कंडेम करना चाहिए। मीडिया को वो साउंड बाइट ही नहीं चलानी चाहिए जहां वो बिलावल भुट्टो साहब के लिए बातें करते हैं, हमें नहीं करनी चाहिए। लेकिन हम भी मजे लेते हैं, चेज़े लेते हैं, हम बार बार हेडलाइन में चलाते हैं, तो ये नहीं करना चाहिए ना, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बिल्कुल आपने दुरुस्त बात की। असद कैसर साहब ने हमें ज्वाइन किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर, उनसे जानते हैं कि आज की एपेक्स कमेटी के इजलास में शिरकत क्यों नहीं की, दावत नहीं थी, और एपीसी के वाले से क्या फैसला हुआ, दावत आपको मिल चुकी है या नहीं मिली? जी असद कैसर साहब बताइएगा जी। नहीं देखिए, हमें दावत मतलब एक रस्मी किस्म का दावत तो गया था। कल सरेक साहब ने फोन किया था कोई रात 11, और उसने कहा, तो फिर मैंने कहा कोई लेटर रिटर्न में, उसने कहा कोई वो नहीं है, बस ये आप समझ ले कि आपके पास इन्विटेशन है। तो बहरहाल वो तो फिर कम्युनिकेट किया है और यही मतलब उसकी रस्मी दावत थी। यानी कोई बाज़ाब्ता दावत नहीं है, फ़ोन पे चले आगाह कर दिया उन्होंने कि आप आए। एपेक्स कमेटी के इजलास पे क्यों नहीं गया आज? एपेक्स कमेटी में तो बेसिकली हमारी जो 2 हुकूमतें थी, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के नुमाइंदे गए थे, और एज ए पोलिटिकल पार्टी हमारे बनते भी नहीं था। और दूसरी है कि जिस तरह दावत दी गई थी वो दावत काबिल कबूल भी नहीं थी। और तीसरी है कि ये वो माहौल नहीं बना रहे हैं कि जिसके लिए यकजहती के लिए माहौल है। अच्छा ये बताएं कि एपीसी के वाले से क्या आपको राब्ता आपने बताया कि हो गया है, उस वाले से क्या कोई डिस्कशन है? कल शायद खान साहब फैसला करने वाले, कोई आपको मशावरत के लिए बुलाया खान साहब ने ज़मान पार्क में? हाँ कल बुलाया है खान साहब ने, कल मशावरत करेंगे, तो कल कोई डिसीजन होगा तो वो फिर मशावरत की बात ही होगा, फैसला होगा कल। दूसरा सर मुझे ये बताएं कि 33 हल्कों के वाले से खबर ये आ रही है कि इमरान खान साहब ने 33 हल्कों से इलेक्शन लड़ने का फैसला तब्दील कर लिया। वो इलेक्शन नहीं लड़ रहे, बल्कि जो कैंडिडेट्स पहले थे तहरीक इंसाफ के वही यहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे। ये फैसला क्यों तब्दील हुआ? क्या ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो मुबैना बेटी वाला मामला है, मुमकिन नाअहली से बचने के लिए फैसला किया गया? चूँकि वहाँ खान साहब ने पोजीशन इख्तियार की हुई है कि इस वक्त मैं पब्लिक ऑफिस होल्डर हूँ नहीं, मैं हूँ नहीं, तो इस पटिशन का टेकअप करना बनता नहीं है। असल में ये जो आप लोग पहले से एक जहन बना लेते हैं कि अदालत ने ये फैसला करना है फिर इस तरह होना है, तो इस तरह नहीं होता। और ये जो इशू ये हमेशा टेकअप कर रहे हैं, तो ये तो 97 से जब भी हमारे इलेक्शन आते हैं तो अपोजिशन जो है इसका सहारा लेके ये करेक्टर एसोसिएशन करती है। ये कोई इशू नहीं है, ना हमारी कोई प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्लम है कि बहुत ज़्यादा हार के थे और उस पर जो लीगल टीम ने उसको मशवरा दिया, तो क्योंकि मैं मीटिंग में नहीं था तो मुझे पता नहीं कि क्या एग्जैक्ट एडवाइस थी,
लेकिन उसकी वजह से वो उन्होंने फैसला किया है कि अभी हर जो कैंडिडेट है वो खुद इलेक्शन लड़ेगा। ये तय पा गया कि खान साहब अब आगे भी किसी हलकों से इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, बल्कि जो मुतल्लिका कैंडिडेट्स है वही स्ट्रेटजी होगी कि वही इलेक्शन लड़ेंगे, ये फैसला हो गया है? जी जी बिल्कुल। दूसरा सर ये बताएं कि ये जो एपीसी के वाले से खान साहब को आपकी क्या राय है कि शिरकत करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, जो कि आप भी साहिब और राय, आप पार्टी के अंदर आपकी राय मानी जाती है? देखो हम कल डिस्कस करेंगे, मतलब फॉर एंड अगेंस्ट दोनों उसकी ओपिनियन हो सकती है, फिर जो कलेक्टिव विजडम होगा वही होगा। मैं अगर अभी बात करूंगा तो फिर मुनासिब नहीं रहेगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो सूरत हाल है और जो हुकूमत इस तरह रवैया कर रही है, जो बिहेव कर रही है, वो खुद कोशिश कर रही है कोई यकजहती का माहौल ना पैदा हो, और उसकी कोई जो है ना अपने इरादे हैं उनको एक नाजायज तरीके से एक इलीगल हुकूमत में बैठी हुई हैं सूबाई हुकूमत, यानी 2 सूबों में असम्बलियाँ नहीं है। वफाक को भी असम्बली में 125 एमएनए जो है ना वो रिजाइन दे चुके हैं। तो ये किसी हुकूमत है, किस तरह जमहूरियत है? और जो अपोजिशन लीडर है वो किस तरह है कि वो जब प्राइम मिनिस्टर तकरीर करता है तो अपोजिशन लीडर उसके लिए डेस्क बजाता है। एक ही इलेक्शन में इन्होंने जमहूरियत का मजाक बनाया, इसने पार्लियामेंट का मजाक बनाया, इसने मुल्क में तो जमहूरियत खत्म ही कर दिया। ये किस्म माहौल, ये फाशिस्ट जो रवैया है, ये तो कभी माशाल्लाह दोनों भी नहीं हो सकता। सही है। अच्छा सर, मुझे ये लग रहा है कि दोबारा उस चीज़ वो 33 हल्कों से इलेक्शन ना लड़ने के फैसले की तरफ दोबारा आते हैं। इस फैसले से लग ही रहा है कि जो नायली वाला जो खतरा है वो तहरीक इंसाफ को ज़्यादा अब संगीनी से वो लग रहा है कि मामला ज़्यादा संगीन हो गया है और ये नायली की तरफ मामला जा सकता है। कितने वरीड हैं आप और खान साहब नायली को लेकर, मुमकिन नायली को लेकर? कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें यकीन है अल्लाह ताला हमारे साथ है, हमारी अल्लाह काफ़ी है। हम उम्मीद रखते हैं और उम्मीद है कि इंसाफ होगा, और कोई यहाँ मुल्क में इतना भी नहीं है। हम उम्मीद रखते हैं कि ये जो अदालत है ये इनकी जिम्मेदारी है कि वो इंसाफ दे, तो हमें कोई परेशानी नहीं है, इंशाल्लाह ठीक होगा सब कुछ। और ये 33 हल्कों से इलेक्शन ना लड़ने का फैसला मुमकिन नायली के साथ इसका कोई कनेक्शन या ताल्लुक नहीं है? नहीं, इससे कोई नहीं। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया असद कैसर साहब, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। अब ये जो मामला नाज़रीन मुमकिन नायली वाला, ये यकीनी तौर पे ज़्यादा तहरीक इंसाफ के लिए संजीदा होता चला जा रहा है, मुश्किल सूरत हाल बनती चली जा रही है। खान साहब ने फैसला किया था वो 33 हल्कों से इलेक्शन लड़ेंगे, बड़ा सोच समझ के फैसला किया था, लेकिन अब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक खान साहब ने पोजीशन इख्तियार की है कि वो इस वक्त MNA नहीं, पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं, तो इन 33 हल्कों के लिए अगर वो कागजात नामजदगी जमा कराते हैं तो वहाँ उनके लिए दुश्वारी बन सकती है, मुश्किल बन सकती है। तो आगे जब PM के लिए आते हैं, इलेक्शन कौमी असम्बली के आम इंतखाबात होते हैं, उसमें भी ये सूरत हाल बन सकती है। फिर सलीम बुखारी साहब, ये फंसा नहीं दिया खान साहब को उन्होंने इस केस के अंदर? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो दावा है कि मैं अब कौमी असम्बली का रुकन नहीं हूँ, अगर आपको याद हो कराची समेत 7 हल्कों से उन्होंने इलेक्शन लड़ा था अभी हाल ही में बाई इलेक्शन, जिसमें से 8 में से 6-7 पे वो जीते हुए हैं। तो ही इज़ इन ए वे सिटिंग MNA। इसको आंखें बंद करके मुझे हैरत है कि किस दीदा दिलेरी के साथ कहा जा रहा है रुकन नहीं हूँ। उन्होंने हल्फ नहीं उठाया सर, रुकन है और मेंबर कौमी असम्बली। एक बात जी, वो हल्फ नहीं उठाया, लेकिन प्रोसेस, इलेक्टोरल प्रोसेस तो पूरा हो चुका है, नोटिफाई भी कर दिया था इलेक्शन कमीशन ने 7 हल्कों से। एक फॉर्मेलिटी बाकी रह गई है ना। एक मिनट, चलिए आ जाते हैं, उस तरफ आ जाते हैं। दूसरी तरफ बात यह है कि अगर तो मैं ये मान लेता, जब उन्होंने कहा था कि मैं 33 सीटों से लड़ूंगा इलेक्शन, तो वो बिल्कुल ठीक कह रहे थे, उनका फैसला बिल्कुल दुरुस्त था। अगर मैंने उस वक्त नहीं माना था तो अब वो कह रहे हैं अब मैं नहीं लड़ूंगा। मुझे बताएं, मैं जाऊं कहाँ एज ए जर्नलिस्ट? विच पार्ट ऑफ हिज स्टेटमेंट शुड आई ट्रस्ट? एक तो ये सब बहुत बड़ा डिलेमा है। चलिए, वो तो कहते हैं कि यू टर्न लेना जो है ये बड़े लीडरों की, अजीम रहनुमाओं का तुर्रा इम्तियाज़ होता है, वो शायद ठीक कहते होंगे क्योंकि वो बिलीव करते हैं इसके ऊपर। लेकिन बैक एंड बुखारी साहब, आपको 33 हल्कों की पड़ी है, उनकी नायली उनके सर पे तलवार लटक रही है सर, सियासी कैरियर दाव पे लगा हुआ है सर। जी, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ ना सर। मैंने तो नहीं लगाया ना, आपने लगाया। वो मैंने तो नहीं कहा था कि वहाँ की कोर्ट में आप लिख के दे दें कि हाँ जनाब इससे मेरा रिश्ता है, और यहाँ आप कहें कि जनाब ऐसी तो कोई बात ही नहीं है, सारा प्रोपेगेंडा है। ये मैंने थोड़ी कहा था। तो बहुत सारी बातें हैं जो इस हवाले से की जा सकती हैं, एक केस नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ, अपने प्रोग्राम्स में भी कह रहा हूँ कि 4-5 केसेस हैं जो खौफनाक नौइयत के हैं। आपका ख्याल ये है कि फॉरेन फंडिंग के ऊपर कुछ नहीं होगा, आपका ख्याल है तोशाखाना पे कुछ नहीं होगा, आपका ख्याल है इस तौहीन अदालत वाले केस पे कुछ नहीं होगा, तौहीन इलेक्शन कमीशन के ऊपर कुछ नहीं होगा, तो आप ज्यूम कर लें, फिर तो कुछ होगा ही नहीं।
फिर तो वो जो लाडलेपन का एक तासुर है कि आला अदलिया और अब तो खैर जुडिशल जो जूनियर या कहिए कि जो छोटी अदालतें हैं उन्होंने भी साबित करना शुरू कर दिया है। लाहौर हाई कोर्ट का हाल आप देखें तो इसके ऊपर जितने मर्जी तबसरे आप कर लें, मैं चाहे तो सुबह से शाम तक इस पर तकरीर कर सकता हूं। तो अगर तो इस किस्म के माहौल में रह के आपने एज्यूम करके अपनी दुनिया में रहना है, ग्राउंड रियलिटीज पर नहीं आना है, तो फिर ये हर एक की तबाही है। ठीक है, इसी पे एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे ये पॉलिटिकल चेस बोर्ड के ऊपर जो दोनों तरफ से चालें चली जा रही हैं, पीडीएम की तरफ से और इमरान खान की तरफ से। कभी कौन हावी हो जाता है, कभी दूसरी पार्टी इस पे हावी हो जाती है, कभी एक सरप्राइज़ देता है, कभी दूसरा देता है। तो क्या अब इमरान खान के लिए आने वाले चंद हफ्तों या अयाम के अंदर मुश्किलात जो हैं वो बढ़ेंगी, कानूनी मुश्किलात, पर्टिकुलरली नाइली को लेकर? बात होगी ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू शो। नाज़रीन, जैसा हमने ब्रेक से पहले बात की कि पॉलिटिकल चेस बोर्ड के ऊपर कभी तहरीक इंसाफ की चाल जो है वो कामयाब हो जाती है, कभी पीडीएम की चाल सक्सेसफुल नज़र आती है, लेकिन अभी तक कोई भी अपनी हतमी जो कामयाबी की मंजिल तक पहुंच नहीं पाया। अभी जो मामला है इमरान खान की नायली का, वो पीडीएम के लिए एक बड़ी सक्सेस हो सकती है अगर वो करा लेते हैं। और ये जो केस है मुबैना बेटी वाला, इसमें ज़्यादा संगीन हो सकती है क्योंकि इसका डिफेंस करना मुश्किल होगा उसके लिए। तो आमिर रज़ा साहब, ये जो 33 हल्कों से इमरान खान का इलेक्शन ना लड़ने का जो फैसला हुआ है, इसे आप मानते हैं कि ये पीडीएम की एक उन्हें बड़ी कामयाबी मिल गई कि इमरान खान को रोक लिया 33 हल्कों से इलेक्शन लड़ने से? यार उनकी तो एक पॉलिटिकल मूव थी कि वो लड़ेंगे 33 हल्कों से और पीडीएम को फिर पिछाड़ेंगे आके मैदान में। समझिए, जो आपने कहा ना कि शतरंज के ऊपर जो है कभी एक फरीक दावा करता है कि जी मैं जीत रहा हूं, कभी दूसरा करता है, लेकिन असल जो चेस बोर्ड है उसमें मैं समझता हूँ सब लोग हार रहे हैं। इस वक्त सवाल ये नहीं कि इमरान खान को क्या कामयाबी मिली या नाकामी मिली, या हुकूमत को क्या कामयाबी मिली या नाकामी मिली। इस वक्त तो पूरा पाकिस्तान जो है वो नाकाम हो रहा है। जो आपकी मईशत की सूरत हाल है और जो आपके सामने दहशतगर्दी का चैलेंज और जो आपके यहाँ सियासी अदम इस्तेकाम है, तो लोग हम बिल्कुल, मैं देखता हूँ कि मीडिया का बड़ा तवज्जो होती है कि इमरान खान कहाँ कहाँ पे नाकाम हो रहे हैं, लेकिन इस पर कोई बात नहीं कर रहा है कि जो हुकूमत के मेगा फेलियर्स हैं वो कितने बड़े हैं। और उन मेगा फेलियर्स की वजह से आपकी मईशत जो है घुटनियों आ गई है। आपका फॉरेन जो रिलेशंस के अंदर जो आप देख रहे हो कि इंडिया वाटर ट्रीटी के ऊपर क्या आपकी पोजीशन ले रहा है, हमारी तरफ से कोई उसका जवाब नहीं आ रहा है। कश्मीर का इशू है, आप जो भी आप बड़े जो पाकिस्तान के लिए कहते हैं ना कि वाकई कौमी मसाइल हैं, उस पर हम बिल्कुल लेटे हुए हैं। महंगाई की मजबूरी शरह 34.49% पे पहुंच चुकी है आज सर, तो इदारा शुमारियात की रिपोर्ट है ताज़ा। तो मैं वही कह रहा हूँ कि मईशत का अगर आप देखें कि आपके यहाँ मतलब है कि महंगाई बढ़ रही है, लोगों की कुव्वत खरीद कम हो रही है, लोग जो है बेरोजगार हो रहे हैं, फैक्ट्रीज बंद हो रही है, एक मातमी फजा तारी है। इतना मैंने बुरा दौर अपनी सहाफती जिंदगी में नहीं देखा जो मैं आज देख रहा हूँ। कि जो एक कहते हैं ना कि एक मजमूई तौर पर एक लोगों में मायूसी पाई जा रही है मुल्क के मुस्तकबिल के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से। ये बुखारी साहब भी इसके गवाह होंगे कि इतना बुरा दौर हमने नहीं देखा जो आज वहां पे सूरत है। इसमें जो आमिर रज़ा साहब आमिर रज़ा साहब जो डिफेंस हुकूमत पेश करती है, वो कहते हैं कि हम तो आए हैं मुल्क को बचाने के लिए, बहरान से निकालने के लिए, IMF प्रोग्राम को बहाल करने के लिए। वो कहते हैं पाकिस्तान की बका जो है वो IMF प्रोग्राम की बहाली में है और हम वो कर रहे हैं, अपना पॉलिटिकल कैपिटल दाव पे लगा के ये कर रहे हैं। तो इस पॉइंट पे आपको वजन लगता है या ये सब एक नाकामी को छुपाने का एक बहाना है? अगर उनका ये दावा सही होता तो जो नवाज शरीफ साहब के समधी हैं इसाफदार साहब, वो 4 महीने जाया ना करते। उन्होंने सितंबर में आके वजीर खजाना बने, क्यों नहीं IMF प्रोग्राम पे अमल हुआ? और वो ऐसा क्या करतब कर रहे थे जो मिफ्ता इस्माइल साहब नहीं कर रहे थे? ठीक है ना, आज ये कहते हैं जी कौमी कंसेंसस बना रहे हैं मईशत पे, आप अपनी पार्टी में तो बना लें। तो मिफ्ता इस्माइल के साथ बैठकर आप और इसाफदार बैठ के कंसेंसस को डिसीजन ले लें। तो सवाल ये पैदा होता है कि सारी की सारी वो बातें कि लोगों को बहलाने के लिए या अपनी नाकामियों का मलबा आप इमरान खान पे डाल रहे हैं। 9-10 महीने से माशाल्लाह आपकी हुकूमत है, सारी सियासी जमातें एक तरफ है, एस्टेब्लिशमेंट आपके साथ है, मीडिया आपके साथ है, उसके बावजूद आप जो है अपना बयानिया लोगों में सेल नहीं कर पा रहे। और इमरान खान इतना ही नाकाम है तो उस पर इतनी तवज्जो होनी नहीं चाहिए, इग्नोर कर दें आप उसको। इमरान खान की बयानिया आजकल पाकिस्तान में आपने क्या किया सर? बयानिया पाकिस्तान में मुजामती बयानिया बिक रहा है। वो तभी नून लीग ने दोबारा से मुजामती बयानिया इख्तियार किया। वो 5 बंदों के नाम ले लेकर उन्हें लगता है कि इसमें ज्यादा ट्रैक्शन है, अवाम में ज्यादा इसको पजीराई मिलती है। जाली मुजामती बयानिया से समर कभी कामयाबी नहीं हो सकती। मतलब है अगर आप समझे ना कि एकदम आप मज़ाहिमती हो गए, फिर एकदम आप मुफाहिमती हो गए, कभी ट्विटर अकाउंट आपका चल पड़ा, कभी बुझ गया,
ऐसा नहीं होता। पाकिस्तानी इमाम इतने मासूम और भोले नहीं है, सबको पता है इनका किरदार, सबको पता है इनकी तारीख। इमरान खान का आखिरी जुमला, इतने सारे जो केसेस की बात करें उससे बड़े केसेस तो आपके वजीर आजम पर हैं, उनकी आल औलाद पर हैं, वो शरीफ फैमिली के ऊपर हैं। बिल्कुल इमरान खान के एहतसाब करें, अगर उन्होंने कोई जुर्म किया है बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए, लेकिन फिर उनके जराइम के ऊपर भी सजा मिलनी चाहिए जो आज इक़्तिदार में है। और ये आप जो इंसाफ का दूरा में आज चला रहे हैं वो नहीं चल सकता। लोग जो है हमारे मतलब है बड़ा मीडिया का दौर है, मीडिया सेवी लोग हैं, कितना ही प्रोपेगेंडा कर लें उसमें आप जो है वो काले को सफेद नहीं करते। जी सना अबू साहब, खान साहब पिछले हफ्ते भी कह चुके हैं, उन्होंने बात की दो तीन रोज पहले, उन्होंने कहा जी कि अब गेम प्लान ये है, क्रिकेट के मैच ऐसे होने का प्लान हो रहा है कि यानी जो मुखालिफ टीम का कप्तान है यानी मुझे ना अहल कर दिया जाए, मेरे खिलाड़ियों को डंडे मार के उनकी टांगें तोड़ दी जाएं, फिर 12th में ना जाए वहाँ से, और अंपायर भी अपने साथ मिला के ये खेल खेलना चाह रहे हैं। तो ये ज़ाहिर खान साहब अपनी नाइली की तरफ इशारा जो कर रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा संगीन जो उनके खिलाफ मामला बन रहा है वो यही मुबैना बेटी वाला मामला जो है वो ज़्यादा संगीन सूरत हाल इख्तियार कर रहा है। शायद मेरी नज़र में वजह यही थी, इसी केस की वजह से उन्होंने 33 हल्कों से इलेक्शन ना लड़ने का फैसला किया है। तो यहाँ आपको लग रहा है कि खान साहब ज़रा दब गए और PDM की चाल जो है वो यहाँ पर कामयाब हो गई है, उन्हें बैकफुट पर डाल दिया गया? देखिए अभी जी बुखारी साहब ने भी जिक्र किया कि 3-4 इतने खौफनाक केसेस हैं इमरान खान साहब के हवाले से। अगर इतने 3-4 खौफनाक केसेस हैं तो फिर क्या एक मासूम बच्ची को इन्वॉल्व करके ये केस करना चाहिए था? आपको लगता है कि इमरान खान साहब ने तो ज़र्फ नहीं दिखाया, उन्होंने तो उसको बेटी नहीं माना। अगर वो बताते कि हाँ वो मेरी बेटी है तो मतलब उससे उनकी कद काट में इजाफा होता, उनके ज़र्फ में इजाफा होता। ही वुड हैव अर्न्ड मोर ग्रेस विद दैट। बट मैं ये कहती हूँ कि देखिए हमने 4 साल जद्दोजहद और गालियाँ इसलिए नहीं खाई थी कि ये आए तो उसी तरह की सियासत करें जिस तरह की सियासत हो रही थी, जिस तरह की पकड़ धकड़ उस वक्त देखने में आ रही थी, और हम उसको कंडेम करते थे। तो हम तो गलत चीज़ को कंडेम कर रहे थे, हम कोई इमरान खान प्रो और एंटी को कंडेम नहीं कर रहे थे। मसला ये है कि अगर आप गलत काम करेंगे तो आपको कॉन्डमनेशन बर्दाश्त करनी पड़ेगी। कल मरियम साहिबा ने कहा, आपने कहा वो नाम ले रही हैं, मज़ामती बयान बना रही हैं, कौन से नाम लिए उन्होंने? वो बाबे वाले डैम वाले बाबा जी, उसके बाद उन्होंने खोसा, और उसके बाद उन्होंने कहा जी आंख हाथ और आंखें शावर में वो जो बैठी हुई थी, तो उन्होंने तो नाम भी नहीं लिया। दूसरी बैसाखी का तो जिक्र खैर ही नहीं है। तो मैं कह रही हूँ कि इस तरह की बातें ना करें कि मुज़ाहमती बयानात तो है ही नहीं यहाँ पर। और दूसरा उन्होंने कल कहा कि हमारे हाथ, पहले तो हमारी हुकूमत तो 26 नवंबर से नहीं शुरू हुई, हमारी हुकूमत तो 28 नवंबर से शुरू हुई है। हाँ तो मैं 28 नवंबर से आपकी हुकूमत शुरू हुई है। अभी आपके IMF ने हाथ बांधे हुए, पहले सरपरस्त क्योंकि मौजूद थे उन्होंने आपके हाथ बांधे हुए थे। मतलब मुझे समझ नहीं आई कि हाथ बांध के कौन आईनी फैसले तरीके से एक हुकूमत को घर भेजता है। हाथ बंधे हुए होते हैं, उसके बाद आप कह रहे हैं आईनी तरीके से हम लेकर आए हैं और हम बड़े कामयाब हो गए। हाथ बंधे हुए अदम एतमाद लाना, उसके बाद हाथ बंधे हुए गवर्नमेंट चलाना, उसके बाद उसी को निशाना बनाना और उसके लोगों को उसी तरह से निशाना बनाना जिस तरह आपको निशाना बनाया गया है। तो आपने क्या सीखा है? आप में क्या डिफरेंट है? अब मुझे तो कोई फर्क ही नहीं लग रहा कि इमरान खान साहब का दौर था या इनका दौर था, वो भी इतने ही नाअहल थे। हाँ अब महंगाई ज्यादा है, उस वक्त थोड़ी कम थी, अब कोई ब्रेक थ्रू नजर नहीं आ रहा, उस वक्त भी नजर नहीं आता था। डिबेट का एक दूसरा रुख भी है जिसकी तरफ आपने थोड़ा सा इशारा किया। अगर आपने भाई इस डिबेट का एक एंगल दूसरा भी है, दूसरे जाविये से देखें तो ये भी है जो खान साहब बात करते हैं कि वो डिस्क्वालीफाई करके इलेक्शन में आना चाह रहे हैं, मुकाबले में आना चाह रहे हैं, वो पॉपुलैरिटी का मुकाबला कर नहीं पा रहे, बहाने ढूंढे जा रहे हैं, जवाब ढूंढे जा रहे हैं, डिस्क्वालीफाई करने की, गेम से आउट करने की कोशिशें हो रही हैं। देखिए ये बात तो दुरुस्त है ना कि अगर आप इतने आपके पास खौफनाक केसेस हैं, अगर ममनुआ फंडिंग पे तमाम चीज़ों के ऊपर आपको एतमाद हासिल था, आप तो होप कर रहे थे कि यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया तो वहाँ तो इमरान खान साहब नाअहल हो जाएंगे। अगर आपके मिस कैलकुलेशन और मिस रीडिंग और जो आपको बाजवा साहब ने गुफ्तगू आपसे की और उन्होंने अगर किसी चीज़ पर आपसे गलत बात बयानी की, तो अब आप उसको ले के टेरियन का केस ले आए या कोई और केस ले आए, मतलब मेरी भैंस क्यों, मेरे कुत्ते को किसने मारा, अगर इसका केस भी बनाना है तो बना लें। लेकिन पॉइंट यह है कि इमरान खान साहब हो सकते हैं और होना चाहिए भी, क्योंकि अगर उन्होंने गलत काम किए हैं तो वो बहुत सरासर वो गलत बयानी करते रहे हैं, वो सरासर उनका वक्त है हुकूमत जब रहा तो वो एक तासुर फैलाते रहे हैं और लोगों को तैश दिलाते रहे हैं। अब जो जरदारी साहब के हवाले से, सॉरी मुझे एक बात कर ले लीजिए, जरदारी साहब के हवाले से जो इन्होंने इल्जाम लगाया है, पहले तो मैं उस पर चाहती हूँ कि इमरान खान साहब सबूत लाएं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मुझे कोई लिख के नहीं देता, तो इमरान खान साहब को कौन बताता है? आपको बताते हैं लोग तो फिर आप अपने पास सीक्रेट रख लेते हैं। मतलब इसमें मुझे जो खदशा है, इस हुकूमत ने अगर बाज ना आई तो ये अवाम निकल आएंगे, खुदाई फौजदार बन जाएंगे, यहाँ पर अपनी अपनी अदालतें लगाएंगे और लोगों को मारेंगे और खाना जंगी का सा समा हो जाएगा अगर ये दोनों बाज ना आए। और नून लीग को अब ग्रेस दिखानी चाहिए, मैच्योरिटी दिखानी चाहिए। ठीक है सलीम बुखारी साहब,
आपकी राय में ये जो डिस्क्वालिफिकेशन वाला मामला है उस पर जो उसका एक डिबेट का दूसरा रुख है, जो इमरान खान कहते हैं कि ये मुझे बिल्कुल हाथ पांव बांध के गेम से आउट करके मुकाबले में आना चाह रहे हैं क्योंकि इनके पास पॉपुलैरिटी नहीं है, ये मेरी पॉपुलैरिटी से खाइफ हैं। कहती तो है मरीम साहब मुकाबले के लिए तैयार है, लेकिन उनके गवर्नर जो हैं वो ख़त लेके कहते हैं हम इलेक्शन नहीं करवा सकते। वहाँ से भी बाय द वे 9 तारीख को इंपॉर्टेंट फैसला आ सकता है लाहौर हाई कोर्ट से कि कराएं इलेक्शन। आज उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन को भाई गवर्नर खत लिखता है नहीं लिखता, 90 रोज़ के अंदर आप इलेक्शन कराने के पाबंद हैं। पहली बात तो एक छोटी सी वजाहत कर दी है, वो सना बुच्चा साहबा ने फरमाया था कि ये जो मुकाफात अमल है ये आदमी के बस की नहीं होती है। तो मैंने कभी कहा ही नहीं था कि आदमी के बस की होती है। मैं तो कहता हूँ ये अल्लाह का अजाब होता है जिसको मुकाफात अमल कहते हैं। तो ये तो अल्लाह करता है, कोई बंदा नहीं करता है। दूसरी बात ये कि अभी मेरे दूसरे साथी ने कहा कि बयानिए बन रहे हैं, फिर बदल रहे हैं, फिर बन रहे हैं, फिर बदल रहे हैं। ये रिवाज किसने डाला है ज़रा पूछा जाए तो मैं आपसे भी पूछता हूँ कि मुझे बताइए कि उनको हुकूमत से निकालने का ये बयानिया कि ये अमरीकी साजिश थी और इसमें मकामी गद्दार और मीर जाफर और मीर सादिक थे, ये मैंने बनाया था। और अब यही बयानिया बदल के अगर आसिफ अली जरदारी का नाम आ रहा है तो ये रवाज डाला किसने है? इसके मूजद और इसके आथर खुद इमरान खान साहब हैं। और दूसरी बात यह है कि ये इशू अब अदालतों तक पहुंचा है, लेकिन ये इशू पिछले 10-12 साल का है, किसी ने बयानिया नहीं बनाया है। लॉस एंजलिस की अदालत में कोई बयानिया बनाने नहीं गया था, वहां पर मुतल्लिका खातून खुद गई थी और वहां जो कुछ लिख के दिया अब तो अदालतों का हिस्सा है ना ये। तो ये कहना कि ये बनाए जा रहे हैं बड़ी ज्यादती है, ये मेरे ख्याल से जर्नलिस्टिक डिसऑनेस्टी है। ये ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये 12-13 साल पहले का नहीं 20 साल पहले का वाकया है। नून लीग तो वो नून लीग के बयानिया की बात हो रही थी कि वो आजकल 5 बंदों के नाम ले लेके मुजामती बयानिया बना रहे हैं, उनके पास भेजने को कुछ और है नहीं है। ये मुजामती बयानिया समर नया नहीं है, बिल्कुल गलत कह रहे हैं आप। 4 जनरलों से लड़ा वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से जिसका नाम नवाज शरीफ है, और सुन लेना 3 चीफ जस्टिस से लड़ा वो, तो उसका तो एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया कम से कम तो 15-20 साल पुराना है ना, वापस तो नहीं गए उससे, उसको रिएटरेट कर रहे हैं ना। और दूसरी बात ये कि IMF सारा अजाब आप डाल रहे हैं 8 महीने की हुकूमत के ऊपर। ये किया किसने था ये एग्रीमेंट? ये तो भुगतना पड़ रहा है कौम को। हमें थोड़ी सी जर्नलिस्टिक ऑनेस्टी जरूर दिखानी चाहिए कि ये अजाब कीमतों का ये खान साहब के दौर में नहीं था। इसी तरह चीखो पुकार थी, खुद उनके मिनिस्टर्स ने कहा डबल हो गया, चीखें निकल रही हैं और निकलेंगी। असद उमर नाम है उसका, फिरदौस आशिक अवान ने कहा था कि अभी तो तैयार हो जाए, अभी तो शुरू है। तो ये कहना कि ये सारी चीजें नई ईजाद हो गई हैं 8 महीने में, ये बड़ी जर्नलिस्टिक डिसऑनेस्टी है। एक बात सही। दूसरी बात ये है कि यस हुआ क्या है कि ये किसने कहा था कि मैं जेलें भर दूंगा इन चोरों और डाकुओं से? कौन आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहता था ये 10 साल के लिए अंदर जाएगा, इसके लिए कमरा अडयाला जेल में बन रहा है? शेख रशीद, फवाद चौधरी, ये याद नहीं है आपको? तो कुछ नया नहीं हो रहा भाई साहब, जो कुछ किया है उसी वही मैंने कहा ना, उस मुकाफात अमल को अगर सना बुच्चा साहब गलत ना लें तो ये अल्लाह ताला की पकड़ को तो कोई नहीं रोक सकता, ये किसी बंदे के बस की बात नहीं है। ठीक है, इसी पे एक क्विक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से कौमी असम्बली के अलावा जो पंजाब और KP असम्बली के इंतखाबात के वाले से जो रुकावट की कोशिश थी रोकने की, मुलतवी करने की, शायद वो नाकाम हो जाए। और IMF प्रोग्राम पे जो अमल दरामद शुरू हुआ है पर्टिकुलरली असासों के वाले से ग्रेड 17 से ग्रेड 22 के अफसरान के लिए, ये बड़ी खुशाइन चीज़ है। से बात होगी ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू शो नाज़रीन। जिस तरह हमने पिछले सेगमेंट में बात की थी कि पॉलिटिकल चेस बोर्ड के ऊपर कभी एक हावी कभी दूसरा, तो तहरीक इंसाफ को लगता है कि इलेक्शन के अल्तवा का जो प्रोग्राम था, जो एक प्लान था, उसमें शायद उन्हें फ़ायदा हो जाए। चूँकि लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो समाअत हुई है आज, उसमें जस्टिस जवाद असद ने बड़ा क्लियरली पूछा इलेक्शन कमीशन से कि आप इलेक्शन 90 रोज़ में करवा रहे हैं? तो उन्होंने कहा जी गवर्नर साहब ने अभी तक तारीख नहीं दी, वो मुशावरत की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा इलेक्शन आपने करवाना है, आप तैयार हैं या नहीं है? 90 रोज़ के अंदर आप इलेक्शन करवाना आपने, और आप नहीं करवाना, गवर्नर साहब नहीं अगर बता रहे तारीख तो आप करवा दें इलेक्शन। अब इस पर 9 को समाअत है और बड़े इस पर बातें इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा जी कि माशी मामलात सूरत हाल ऐसी वैसी। ने कहा जी फिर असद उमर साहब ने कहा भाई अगर वो ख़राब है तो फिर ये कौमी असम्बली के ज़मीनी इंतखाबात भी तो हो रहे हैं। तो आमिर जा साहब, इसमें कोई PTI को लग रहा है कि वो तारीख मिल जाएगी इंतखाबात की 9 तारीख को? असद उमर तो बड़े कॉन्फिडेंट थे कि इलेक्शन की तारीख मिल जानी है जुमेरात को। मैं आपके सवाल पर आने से पहले अगर आप मुझे इजाज़त दें
बुखारी साहब हमारे सीनियर हैं, हमने बहुत कुछ उनसे सीखा है। इन्होंने बड़ा सहाफती दयानतदारी की बात की, बिल्कुल होनी चाहिए। और ये सहाफती दयानतदारी ये कहती है कि मामला जो हैं वो इमरान खान की सियासत में आने से पहले से उसके बाद से शुरू नहीं हुई। मतलब ये नहीं होता कि जी बिफोर क्राइस्ट और आफ्टर क्राइस्ट वाला मामला है। पाकिस्तान की सियासत में बयानिया बनाने की जो बात है वो तो बहुत अरसे से जारी है। ये बयानिया तो आप याद करें कि जब एक इस तरह का बयानिया बनाया जाता था, हुसैन हक्कानी साहब जब नवाज शरीफ साहब के साथ थे तो भुट्टो खानदान की जो खवातीन थी उसके खिलाफ बड़ा मकरूह किस्म का बयानिया बनाया गया था। इन्होंने कवर किया होगा, इनको याद होगा अच्छी तरह से। और उसके बाद अगर आप देखें कि जो आज ही कहा जा रहा है कि जी नवाज शरीफ साहब एंटी एस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिशियन है, तो सच्ची बात और जो मेरे ख्याल में सहाफती दयानतदारी ये है कि हमें समझना चाहिए कि सबसे जो अगर कोई एस्टेब्लिशमेंट के लाडले हैं वो नवाज शरीफ साहब हैं। हर मरतबा बकौल इनके बिल्कुल सही कहा कि जनरलों से लड़ते हैं, आसिफ नवाज से लड़ रहे हैं, परवेज मेरे पास एक मिनट रह गया, मैं माजरत खाऊं। अब मैं जरा इस पे जवाब बाकी 2 मेहमानों का भी ले लूं, चूंकि एक मिनट रह गया मेरे पास, मजीद 2 मिनट रह गए। तो 1 मिनट सलीम बुखारी साहब का और 1 मिनट सना बुझा। जी सलीम बुखारी साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पे? देखिए, गुजारिश ये है कि मैं इख्तलाफ तो कर नहीं सकता, इसलिए कि अमर ज़िया साहब भी बहुत सीनियर आदमी हैं, हमारे साथी हैं और जाने जाते हैं, बहुत दबंग सहाफ़ी हैं। लेकिन जिन बयानियों की वो बात कर रहे हैं वो बनते थे फौजी डिक्टेटरशिप्स में। और फौजी डिक्टेटरशिप जो है ना, आज आप कहिए किसी से कि कुरान पे हाथ रख के ये बताए कि वो पोस्टर किसने फिकवाए थे हेलीकॉप्टर के ज़रिए जो बेनज़ीर से मुतल्लिक थे, तो इसकी तफसील में जाने के लिए वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी चाहिए, वरना मैंने भी हिस्ट्री पूरी तफसील से देखी हुई है और मुझे याद भी है। एक बात। दूसरी बात यह है कि ये बयानियों से मुल्क के मसाइल हल नहीं होने, इससे कॉम्प्लेक्स होती जा रही है सूरत हाल और ज़्यादा। मेरे ख्याल से रियलिज़म का तरीका यही है कि सारे जब तक हैंड इन हैंड मिल के नहीं बैठेंगे कोई भी परमानेंट सोल्यूशन किसी भी चीज़ का नहीं निकलेगा। इसलिए इनको वक्त ज़ाया करने की बजाय जिसकी अना का मसला है वो अना छोड़े, जिसको अपने हुकूमत का लालच है वो अपना लालच छोड़े, बैठे पाकिस्तान के लिए काम करें। दैट्स द ओनली वे आउट। ठीक है, सना बुच्चा साहबा, योर कमेंट। जी देखिए, पॉलिटिकल ऑनेस्टी के लिए पॉलिटिकल ऑनेस्टी से ही बनती है। जो बात करें ना सहाफत आज़ादाना और ट्रूथफुल बिल्कुल होनी चाहिए। ये मैंने तो ये नहीं कहा कि टेरिन का केस LA में नहीं बना था, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि क्या उसको हमें यहाँ लाके ड्रैग करना ज़रूरी था। अगर हमारे पास और मजीद केसेस मौजूद हैं जिनको हम प्रूफ भी कर सकते हैं, जिनके खिलाफ चीज़ें भी हैं, ठीक है, वो वक्त सही नहीं था, उस वक्त सरपरस्त मौजूद थे, अब तो वक्त सही है। दूसरी बात ये कि मेरा ये नहीं ख्याल कि आप बयानियों की बात कर रहे हैं, क्योंकि देखिए मज़ाहमती बयानिया उसका बिकता है जो पे टिकता है। ना इमरान खान साहब टिके हैं ना ये टिके हैं। हमें किसको तकलीफ हुई और क्यों तकलीफ हुई? मरियम साहिबा ने बड़ा सवाल का उत्तर किया, किसको तकलीफ हुई और क्यों तकलीफ हुई। आपको पता है किसको तकलीफ हुई और क्यों तकलीफ हुई, लेकिन आपने उसी की पीठ पर आप वापस आते हैं, फिर आप कहते हैं किसको तकलीफ हुई और क्यों तकलीफ हुई, क्योंकि आपने कभी तकलीफ का इलाज ही नहीं किया। वो इलाज तो किसी के पास शायद है भी नहीं है। क्यों आमिर साहब? जी बिल्कुल, वेल सेड। इन्होंने कहा लोगों को कायम रहना चाहिए ना अपने मौकफ के ऊपर। ये नहीं होता कि आपका मज़ाहमती बयानिया का स्विच ऑन और ऑफ हो रहा हो, आपकी कंसिस्टेंसी होती है। और जो आपका बयानिया होता है, फर्ज करें वो अवाम दोस्ती के लिए होता है। अगर आप फर्ज करें मज़ाहमत करें एस्टेब्लिशमेंट के, तो अवाम के खूब के लिए करें, यहाँ तो अपने खानदान की दौलत बचाने के लिए, अपनी सियासत बचाने के लिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया सलीम बुखारी साहब आपका और सना बुच्चा साहब आपका अपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। अच्छी चीज़ ये है कि IMF प्रोग्राम पे अमल दरामद शुरू हो चुका है। और अच्छी चीज़ ये हुई है उसमें कि जो ग्रेड 17 से ग्रेड 22 के अफसरान हैं उनसे उनके असासों की तफसीलात मांग ली गई हैं और ये उन्हें हर साल 2 दफ़ा जमा करवाने पड़ेंगे और कोई भी अपने बेनामी असासे नहीं बना सके। लेकिन असल चीज़ यह है कि क्या ये सिविल ऑफिसर्स के ऊपर है या फिर जुडिशरी और मिलिट्री के ऑफिसर्स के ऊपर 20 का इतलाक होगा, ये अहम चीज़ होगी। आज की शो में इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।